हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। इसमें हम ट्रांसलेशन पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रांसलेशन के अगले पड़ाव पर हैं हम, जहां हम टू बी क्रियाओं का यूज कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने पिछले वीडियो में आपको इट के बारे में बताया कि डमी सब्जेक्ट इट का यूज कब करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं और कब किया जाता है। इनके साथ टू बी का कौन सी क्रियाएं यूज की जाती हैं, इस पर भी हमने किया। आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे डमी सब्जेक्ट देयर के बारे में। देयर जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन में बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। सिंगल सेंटेंसेस हो या पैराग्राफ में हो, देयर का बहुत ज्यादा ही यूज है। तो देयर के यूज को आज हम पढ़ेंगे कि देयर किन कंडीशन में यूज होता है, देयर के यूज में क्या क्या नियम है और देयर के यूज करते समय क्या हमें ध्यान रखना होता है। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त आप कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। और आप कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जब ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, एक एक करके हम अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस ला रहे हैं। हम आपसे ये उम्मीद भी करते हैं कि अगर आप वास्तव में ट्रांसलेशन का पूरा आनंद लेना है, आपको अच्छी तरीके से सीखना है, तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि तभी आप उसका सही और उचित लाभ उठा सकते हैं। तो आज के विषय पर हम चर्चा करते हैं। लेट मी स्टार्ट यूज ऑफ देयर। डमी सब्जेक्ट में देयर का यूज हम कैसे करते हैं। हमने बात किया, हम बात करते हैं यूज ऑफ देयर। सबसे पहले हम देयर की बात कर लें। देखिए, देयर जो है, अगर एक अंग्रेजी का वाक्य देखते हैं, यू हैव टू सी, अगर आप देखते हैं एक सेंटेंस है आपके पास और उस सेंटेंस में देयर अगर सेंटेंस के लास्ट में यूज किया गया है, द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इफ देयर इज यूज्ड, अगर किसी भी अंग्रेजी वाक्य में देयर एक वाक्य के सबसे अंत में यूज किया गया है, तो देयर क्या है, तो देयर एक एडवर्ब है, यानी ये एज ए एडवर्ब काम करता है। एक सेंटेंस में ये एज ए एडवर्ब काम करता है। लेकिन अगर देयर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, यानी यू फाइंड देयर एज अ सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, डेफिनेटली देयर वहां पर काम क्या करता है, यानी निश्चित रूप से ये एक सवाल उठता है कि देयर ठीक है, अगर ये वाक्य के अंत में यूज किया जाता है और तब यहां उसका अर्थ होता है वहां, ये हिंदी में हम इसको वहां का अर्थ देते हैं। लेकिन अगर ये एक अंग्रेजी वाक्य में अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, if there is used as a subject in English sentences, then which part of speech there is, यानी there कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है there, तो ये वहां डमी सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी डमी सब्जेक्ट का मतलब उदासीन कर्ता। वहां इसका कोई, यानी वैसे तो इसका अर्थ वहां होता है, लेकिन जब ये डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको हम उदासीन कर्ता कहते हैं। वहां पर देयर अगर हम बात करें तो वहां पर हम कहते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में काम करता है। ये इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में काम करता है जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है देयर, तो उस समय देयर एडवर्ब नहीं होता है, क्योंकि एडवर्ब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ओनली नाउन और प्रोनाउन या इक्विवेलेंट नाउन और प्रोनाउन। तो कोई भी अगर नाउन और प्रोनाउन है तो वही सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। तो देयर अगर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो देयर इज नॉट एन एडवर्ब। देयर क्या है, एक एडवर्ब नहीं है। देयर क्या है, देयर एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है जिसको हम परिचयात्मक सर्वनाम कहते हैं। तो जब देयर, उस समय देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे तो उसकी मीनिंग वहां होती है जब ये एडवर्ब का काम करता है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा होता है, तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो यहाँ इसका अर्थ कुछ नहीं होता है, ये वहां पर क्या होता है, डमी सब्जेक्ट के रूप में होता है, जिसको हम उदासीन कर्ता कहते हैं।
ये उदासीन कर्ता के रूप में कार्य करता है। देयर के यूज की हम बात कर रहे हैं। तो देयर ने कहा कि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो ये प्रोनाउन है जिसको हम इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन देयर एक सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता, एक सेंटेंस के आखिरी में यूज होता है तो हम देयर को एडवर्ब कहते हैं जहाँ इसका अर्थ वहां होता है। लेकिन जब देयर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और उस समय हम इसको इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ ये कोई अर्थ नहीं देता है। हम ट्रांसलेशन पे आते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी का, मैं बार बार कहूंगा, अक्षर वही लिखे हुए हैं, हा लिखा हुआ है, था लिखा हुआ है और गा लिखा हुआ है। ये चौथा अक्षर मैं हर वीडियो में बात करता हूं कि चौथा अक्षर नहीं होता है और हम इसमें टू बी की क्रियाओं का यूज पढ़ रहे हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी का यूज पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि अक्षर हा होने पर ये प्रेजेंट होता है जिसमें हम टू बी की क्रिया इज, एम और आर लिखते हैं। था अक्षर पास्ट हुआ है तो पास्ट होने पर यहाँ हम क्रिया वॉज और वर लिखते हैं और गा अक्षर होने पर ये फ्यूचर होता है, इसमें हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। जब सेंटेंस में कोई काम का करना ना पाया जाए बल्कि होना पाया जाता है तो वहां हम टू बी क्रियाओं का यूज करते हैं। मैंने कहा कि कभी भी आप हिंदी वाक्य के आखिरी शब्द पर कमांड रखिए। If you have a free command upon the last word of Hindi sentences, definitely your translation will be very easy. अगर आप कमांड करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ तीन ही शब्द होते हैं, जैसे तीन अक्षर होते हैं, जैसे तीन ही शब्द होते हैं। यहाँ पर नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है या वर्ब होता है। फिलहाल हम जो सेंटेंसेस इस समय चल रहा है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें आखिरी शब्द जो है वो नाउन और एडजेक्टिव होता है। यहाँ कोई वर्ब नहीं, यहाँ कोई वर्ब नहीं या नाउन या एडजेक्टिव यूज किया गया है आखिरी शब्द के रूप में। जब आखिरी शब्द हिंदी वाक्य का वहां पर जो आखिरी शब्द है, अंतिम शब्द है, वो नाउन और एडजेक्टिव हो, वहां पर होना पाया जा रहा हो, मैं फिर बात करूंगा, होना पाया जा रहा हो। मैंने कहा जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं सबसे पहले आखिरी शब्द से हम कौन प्रिंट करते हैं, हमें अक्सर सब्जेक्ट मिलता है। लेकिन जब सब्जेक्ट ना मिले, सेंटेंस में आपको आखिरी शब्द से कौन प्रिंट कर रहे हैं और आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बात और सुनिश्चित कर लें, क्या सेंटेंस में मौसम है, क्या सेंटेंस में कोई कार्य है या सेंटेंस में कोई समय दिया है। अगर सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में और वहां पर कोई मौसम, समय या कार्य दिया है तो निश्चित रूप से वहां पर सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया जाएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं देयर के यूज की। अगर सेंटेंस में आपने देखा आखिरी शब्द से कौन प्रिंट किया और कौन प्रिंट करने पर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है, देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन हु विद लास्ट वर्ड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। आप आखिरी शब्द से कौन प्रिंट कर रहे हैं और आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वहां एक बात देखिए कि क्या सेंटेंस में मौसम, समय अगर कार्य नहीं दिया है, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं दिया है, सेंटेंस में मौसम, समय, कार्य भी नहीं दिया है, तो वहां पर सब्जेक्ट के रूप में हमेशा देयर का यूज किया जाएगा। यानी एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता है और वो हमेशा आदेशात्मक स्थिति में होती है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अंतिम शब्द आपने से कौन प्रिंट किया और कौन प्रिंट करने पर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, सेंटेंस में कोई मौसम, समय, कार्य भी नहीं दिया था, तो वहां आप सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, देयर का यूज करेंगे। जब आप देयर का यूज करेंगे तो देयर के बाद हमें हमेशा वर्ब लिखना होता है और वर्ब लिखने के लिए हमें अक्षरों पर जाना होगा और देखना होगा कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। हाँ लिखा है तो इज, एम, आर, था लिखा है वाज, वर, गा लिखा है विल बी, शैल बी। लेकिन जब हम देयर के बाद क्रिया लिखते हैं तो देयर अंग्रेजी का इकलौता सेंटेंस है, अंग्रेजी का इकलौता सेंटेंस है जिसमें देयर के अकॉर्डिंग कभी भी क्रिया यूज नहीं की जाती है। जब हम यहाँ क्रिया यूज करेंगे तो यहाँ क्रिया हमेशा आखिरी शब्द, जो हिंदी का आखिरी शब्द है उसके अनुसार, अगर वो आखिरी शब्द आपका सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब सिंगुलर यूज किया जाएगा, अगर आखिरी शब्द आपका प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल यूज किया जाएगा। यानी वर्ब लिखने से पहले यू हैव टू वाच द लास्ट वर्ड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस,
एंड डिसाइड वेदर दे आर सिंगुलर आर प्लूरल, क्या वो सिंगुलर में है, क्या वो प्लूरल में है। अगर सिंगुलर में है तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, यहाँ प्लूरल में है तो हम प्लूरल वर्ब लिखेंगे। यानी हम पहले ये देख लेंगे कि वो आपका आखिरी शब्द क्या है, क्योंकि अंग्रेजी का मैंने कहा कि ये इकलौता सेंटेंस होता है जिसमें क्रिया जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना कर जो अंतिम शब्द, हम इसके बाद लिखते हैं अंतिम शब्द की अंग्रेजी, और अंतिम शब्द की अंग्रेजी हम यहाँ लिखते हैं और इसी के अनुसार हमारी क्या होती है, क्रिया यूज की जाती है। और फिर हम लिखते हैं अन्य शब्द, इसके बाद हमारा आता है अन्य शब्द। तो जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो हमारा देयर का स्ट्रक्चर ये होता है कि हमें सबसे पहले आखिरी शब्द से कौन प्रिंट करना है, कौन प्रिंट करने के बाद अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ना मिले, उसमें मौसम समय तथा कार्य भी ना हो, और तब वहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देयर लिखेंगे और देयर के बाद हमें वर्ब लिखना होता है। तो वर्ब यहाँ हमने कहा कि अंग्रेजी का इकलौता सेंटेंस है जिसमें देयर के अकॉर्डिंग कभी क्रिया यूज नहीं की जाती है, इसलिए हमें आखिरी शब्द को देख लेना है। अगर आखिरी शब्द आपका सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, अगर आखिरी शब्द प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप अंतिम शब्द की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे, फिर आप अन्य शब्द जो बचे हैं उनकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी हमें सबसे पहले देयर का यूज करना है, जो कि हम ये देख रहे हैं कि सेंटेंस में कब आता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, उसमें मौसम समय कार्य ना हो, तब वहां देयर का यूज करते हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ का जो क्रिया है वो कभी भी देयर के अनुसार नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर या प्लूरल ही आता है, जैसा हमारा अंतिम शब्द है। तो अंतिम शब्द तो हम बाद में लिखते हैं, इसलिए हम हिंदी सेंटेंस में पहले देख लेते हैं कि क्या वो सिंगुलर है, क्या वो प्लूरल है, उसी के अनुसार और अक्षर के अनुसार हम यहाँ पर क्रिया लिख देते हैं। फिर जो बचे हुए अन्य शब्द होते हैं उनका ट्रांसलेशन हम उससे करते हैं। जैसे सेंटेंस आया कि मेरे गांव में एक प्राचीन मंदिर है। एक सेंटेंस आया कि मेरे गांव में एक प्राचीन मंदिर है, आपको ट्रांसलेशन करना होगा। तो आपने इसे प्रिंट किया, कौन प्राचीन मंदिर है, जैसे हमने कहा था आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन मिलकर एक शब्द बनते हैं। तो कौन प्राचीन मंदिर है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सब्जेक्ट मिल रहा है, इसमें कोई मौसम समय कार्य भी नहीं है। तो यहाँ हम सबसे पहले देयर का यूज करते हैं। हमने लिखा देयर, देयर के बाद हमने कहा क्रिया लिखनी है, अक्षर आ लिखा है, लेकिन हमें ये देख लेना है क्योंकि क्रिया क्या है, अंतिम शब्द के। तो यहाँ लिखा एक प्राचीन मंदिर, तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज। अब एक लिखा है तो यहाँ लिखेंगे एन एंशिएंट टेम्पल, ये हमने आखिरी शब्द लिख दिया। अब बचा मेरे गांव में, तो लिख दिया इन माई विलेज। तो आपका सेंटेंस बना देयर इज एन एंशिएंट टेम्पल इन माई विलेज। या सेंटेंस आया, सेंटेंस लिखा होता उज्जैन में एक राजा था, उज्जैन में एक राजा था, एक सेंटेंस आया। तो आया कि कौन एक राजा था, अगर प्रिंट किया जाए कौन एक राजा था, तो कोई उत्तर नहीं है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं देयर। अब यहाँ लिखा है एक राजा था, तो हम लिखेंगे वाज, देयर वाज अ किंग, अंतिम शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे इन उज्जैन। फिर हमने लिखा उज्जैन, ये हमने लिख दिया, तो देयर वाज अ उज्जैन। तो अगर यही मैं कह रहा हूं कि अगर सेंटेंस आपके पास आता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सेंटेंस में मौसम समय कार्य भी नहीं दिया है, तो वहां नो डाउट आप देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज करिए, वहां पर देयर को आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करिए। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, क्रिया हमेशा अंतिम शब्द के अनुसार लिखी जाती है, उसे अंतिम शब्द के अनुसार आपको लिखना है। जैसे एक सेंटेंस आया, लिखा हुआ था बगीचे में बहुत से फूल हैं, ये लिखा हुआ था बगीचे में बहुत से फूल हैं। तो कौन बहुत से फूल है, अगर हम सवाल करते हैं तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, हम यहाँ देयर का यूज करते हैं, हमने लिखा देयर। अब यहाँ लिखा है बहुत से फूल, यानी प्लूरल लिखा है, तो यहाँ अक्षर हाँ लिखा है, तो लिखेंगे देयर आर, फिर अंतिम शब्द की अंग्रेजी मैनी फ्लावर्स। अब बगीचे में लिखा है तो इन द गार्डन, हमने लिखा इन द गार्डन। तो सेंटेंस हमारा बना देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो भी आता है, अगर देयर का यूज आप करने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा इसका बहुत ज्यादा और व्यापक यूज है और बहुत आसान तरीका है। देयर को हम कैसे समझे, बहुत आसान से आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर एक सेंटेंस आता है और आपको ये पता लगाना हो कि इसमें देयर का यूज होगा, इट का यूज होगा या सब्जेक्ट दिया है, तब तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट होने पर हम देयर या इट का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट ना हो उन कंडीशन में ही हम इसे डमी सब्जेक्ट कहते हैं कि वहां पर अपना कोई अर्थ नहीं देता है, बस सेंटेंस को एक सब्जेक्ट दे देता है। तो हमें देयर का यूज करना है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि आखिरी शब्द से कौन प्रिंट कर लीजिए,
अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है, सेंटेंस में मौसम समय कार्य भी नहीं है, तो वहां पर आप देयर को सब्जेक्ट के रूप में लिखिए। जब आप क्रिया लिखने लगिए तो आप हिंदी सेंटेंस के आखिरी शब्द को देखिए, अगर वो सिंगुलर लिखा है तो और अक्षर के अनुसार आप यहाँ सिंगुलर क्रिया लिख दीजिए, अगर वो प्लूरल लिखा है तो अक्षर के अनुसार यहाँ प्लूरल क्रिया लिख दीजिए। फिर इसके बाद आपको उसी अंतिम शब्द जिससे आपने सवाल किया था वो अंतिम शब्द की अंग्रेजी आप यहाँ लिखेंगे। फिर जो जितने भी बचे हुए शब्द अन्य शब्द हो जाते हैं उनका ट्रांसलेशन यहाँ करेंगे। चाहे जितना बड़ा देयर का सेंटेंसेस आ जाएगा, आपके पास ट्रांसलेशन बहुत ही आसान तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। और चाहे जैसे भी सेंटेंसेस आते हैं देयर का यूज है तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं मैं, आया कि एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि आत्मा और शरीर में एक गहरा संबंध है। एक सेंटेंस आया कि आत्मा और शरीर में एक गहरा संबंध है। अब बात आया कि आप ये सेंटेंस हमारे पास आया, हमने सवाल किया एक गहरा संबंध, हमने पूछा कौन एक गहरा संबंध, हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, इसमें कोई मौसम, कोई समय, कोई कार्य नहीं दिया, सब्जेक्ट भी नहीं दिया। या हम सबसे पहले देयर लिखते हैं, हमने लिखा देयर। अब संबंध तो दिखाई नहीं देता, ये अमूर्त है, तो इसलिए हमने यहाँ क्रिया लिखा इज। अब अंतिम शब्द है एक गहरा संबंध, एक का हमने लिखा आ। अब यहाँ गहरा का डीप नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्लोज, यहाँ लिखेंगे क्लोज, संबंध का रिलेशनशिप हमने लिखा देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप। अब हमें मे की अंग्रेजी यहाँ लिखना है, जब दो के बीच की बात हो रही है तो यहाँ मे के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे, बिटवीन। अब है आत्मा और शरीर यानी सोल एंड बॉडी, तो हमारा सेंटेंस बना देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड बॉडी। इस तरह चाहे जैसे भी ट्रांसलेशंस आपके पास आते हैं और आपको उसमें लगता है कि देयर का यूज है तो आप देयर का यूज आराम से कर सकते हैं, नो डाउट, और इसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और देयर से आराम से ट्रांसलेशन हो जाएंगे। जैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, आपने कहा देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, ऐसे है भारत में बहुत सी नदियां हैं, देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। तो ऐसे बहुत जो भी देयर का यूज आता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, मौसम समय कार्य नहीं है, वहां बिल्कुल वहां पर देयर का यूज करिए। बस ध्यान रहिए कि देयर का जब हम वर्ब लिखते हैं देयर के बाद तो क्रिया हमेशा अंतिम शब्द के अनुसार लिखते हैं। आई थिंक आपको देयर का यूज अच्छे से समझ आएगा, आप अभ्यास करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करिएगा, निश्चित रूप से आपको देयर का समस्या अब हल हो जाएगी और ट्रांसलेशन हो जाएगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, आप वीडियो पूरा देखा करिए, अंतिम तक देखा करिए, जहां तक आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए और इसे शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लोगों से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।